नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को काफ़ी कुछ है वो मैं क्लियर करने वाला हूं। आप सभी छात्रों को पता है कि यहाँ पर राजस्थान में प्री डीएलएड है, ठीक है, जिसको आप बीएसटीसी के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके जो फोरम है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 2025 के लिए। अब फोरम है वो आपको किस तरीके से बढ़ना होगा, साथ में क्या क्या जो चीजें हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, फोरम भरते समय। साथ में आपको जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको मैं क्लियर करूंगा कि बीएसटीसी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होने वाला है, एंट्रेंस के बाद में क्या आगे की जो प्रक्रिया है वो रहती है। देखिए, वीडियो काफी लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो कंप्लीट जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा इस बार जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो क्या जा सकता है, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसके लिए जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ये रहने वाली है। यहाँ पर जाकर आप फोरम में वो इजीली है वो भर पाओगे, ठीक है। बाकी तो आपको मैं क्लियर करूंगा कि आपको जो फोरम है वो किस तरीके से है वो भरना है। अब यहाँ पर जो फोरम है आपके वो 6 मार्च 2025 से ही है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि 6 मार्च 2025 से आपके फोरम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 6 मार्च से लेकर आपके फोरम है वो 31 मार्च 2025 तक है वो चलेंगे। 1 जून 2025 है वो आपकी संभावित तिथि है वो घोषित की गई है कि इस दिन आपका एंट्रेंस है वो हो सकता है। अब ये जो डेट है वो आपकी टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब ये है कि इसमें संभावित का मतलब ये है कि इसमें जो चेंजेज है वो किए जा सकते हैं, फेर बदलाव है वो किए जा सकते हैं। अब आपको फर्स्ट में यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप डीएलएड सामान्य कैटेगरी से अप्लाई करते हो या अथवा आप संस्कृत कैटेगरी से अप्लाई करते हो, किसी एक पाठ्यक्रम हेतु अप्लाई करते हो, चाहे फिर आप सामान्य के लिए अप्लाई करो या फिर संस्कृत के लिए अप्लाई करो, तो 450 रुपए आपके लगेंगे। अगर आप दोनों पाठ्यक्रम हेतु अप्लाई करोगे तो 500 रुपए आपके लगने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें आप सभी छात्रों को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि देखो, जो बीएसटीसी होता है, ठीक है, राजस्थान में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप जो बीएसटीसी है वो 2 साल की आप कर सकते हो। 2 साल की बीएसटीसी करने के बाद में आप पहली क्लास से लेकर, ठीक है, पहली क्लास से लेकर जो 5वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाने के लिए आप योग्य हो जाते हो। योग्य इस तरीके से होते हो कि यहाँ पर आपको एक रीट का एग्जाम है वो आपको देना पड़ता है, ठीक है। रीट का एग्जाम है वो आप दे सकते हो। अभी जैसा रीट का एग्जाम है वो घोषित होगा, उसके लिए आप एलिजिबल है वो नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो रीट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसमें आपको 60% नंबर है वो आपको लाने होंगे। लाने के बाद में आप लाइफ टाइम है वो आप एक तरीके से आपको एलिजिबिलिटी है वो मिल जाएगी, यानी कि आप जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, जो टीचर वैकेंसी आती है 3rd ग्रेड की, वो वैकेंसी है वो आप किस भी साल है वो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलेगी। अब इसके लिए जो कॉलेज रहती है, इसके लिए टोटल जो कॉलेज रहती है राजस्थान में वो रहती है 376 कॉलेज, ठीक है, 376 कॉलेज रहती है। और तकरीबन आपको मैं बता दूं कि इसमें 26,000 कितने 26,000 के तकरीबन इसमें सीटें हैं वो रहती है। सीटों की संख्या है वो निश्चित नहीं रहती है, हमेशा कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, लेकिन हर साल देखने को मिला है कि हर साल जो सीटों की संख्या है वो बढ़ती रहती है। इसी के साथ में इसमें डाइट कॉलेज रहती है। डाइट कॉलेज का आपको पता नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन, ठीक है, ट्रेनिंग। डाइट कॉलेज आपकी रहती है। और ये आपको मैं बता दूं, ये प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट रहता है, जिला रहता है, उसमें एक ही डाइट कॉलेज है वो रहती है। इस कॉलेज को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तकरीबन ऐसे मान लीजिए आपको 500 प्लस नंबर है वो आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। इस कॉलेज को पाने के लिए 500 प्लस नंबर है वो आपको लाने पड़ेंगे। अब इसमें सिलेबस क्या रहता है वो सिलेबस भी आपको मैं क्लियर करूंगा। इस वजह से मैंने फर्स्ट में बोला था वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट है वो आपको मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। आपने वीडियोज काफी देखे होंगे, लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी आपको नहीं मिली होगी कि आगे जाकर इस बीएसटीसी में आगे जाकर जो प्रोसेस है वो क्या क्या रहता है, ठीक है। वो प्रोसेस भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ही पीडीएफ में आगे चलते हैं तो यहाँ पर दिशा निर्देश है वो दे रखे हैं। यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखने में आपको इजी रहेगा। अब इसके बाद में ये देख सकते हो यहाँ पर आपके फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही आप फोरम 2025 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी शो कर रहा है कमिंग सून करंटली फ्रॉम फॉर्म अवेलेबल थ्रू ई मित्र, ठीक है। अभी यानी कि आप जो फोरम है वो ई मित्र के थ्रू आप भर सकते हो। और यहाँ पर आप अगर खुद से भरना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट है वो आपको करना होगा। अब उसी के बाद में यहाँ पर डेट अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया है, ठीक है।
अब यहाँ पर कैटेगरी की मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखो सामान्य कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आपके 12th में 50% है किसी भी स्ट्रीम से, जैसे आपने बायो से 12th पास की हो या आपने एक तरीके से उसके बाद में आर्ट्स से पास किए हो या उसके बाद में आपने कॉमर्स से पास की हो, ठीक है, अगर आपने एजी से पास की हो तो आपका 50%, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 50% आपका होना चाहिए, यानी कि परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 45% है वो आपकी होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ठीक है, और उसमें आपकी ईडब्ल्यूएस भी है तो 45% नंबर है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप दिव्यांग हो, 40% या अधिक विकलांगता आपकी है तो 45% पर भी आप अप्लाई है वो कर सकते हो। विधवा हो, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो, महिला हो, ठीक है, तो आप 45 के लिए भी अप्लाई है वो कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलेगी। आयु का निर्धारण यहाँ पर किया गया है कि आपकी अभ्यर्थी की जो आयु है 1 जून 2025 तक, कब 1 जून 2025 तक को आप 28 वर्ष से अधिक है वो आप नहीं होनी चाहिए, और कम से कम आपकी एज है वो कितनी भी ली जा सकती है, ठीक है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है 15 साल है, 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है, ठीक है, जितनी भी एज है आप इसमें फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है। आरक्षण का प्रवेश के आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार है वो रहने वाला है। प्रवेश प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, वो इस बार आपका एग्जाम है लास्ट ईयर की बात थी, वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ही कंडक्ट है वो करवाया जा रहा है। अब उसी के बाद में यहाँ पर पेमेंट किस तरीके से करना है, देखो पेमेंट इसमें क्या रहता है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इसकी फर्स्ट में तो जैसे काफी छात्रों को पता नहीं होगा इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। देखो काउंसलिंग फीस इसकी कितनी रहती है, काउंसलिंग फीस इसकी रहती है 3000 रुपये, ठीक है, टोटल 3000 रुपये रहती है। उसके बाद में आपकी जो कॉलेज फीस रहती है, ठीक है, कॉलेज फीस इसके लिए कितनी रहती है, वो आपकी रहती है 13,500 कुछ रुपए आपकी कॉलेज फीस है वो आपकी रहती है, ठीक है, इस तरीके से आपकी फीस है वो रहती है। साथ में जो फीस है आप क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, इनके जरिए भी आप सफलतापूर्वक जो ऑनलाइन भुगतान है वो आप कर सकते हो। अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि 450 किन को देना होगा फॉर्म भरते समय और 500 रुपए किन को देना होगा, ये सब कुछ आपको स्क्रीन पर क्लियर मैंने अच्छी तरीके से है वो क्लियर कर दिया था। विशेष सूचना में यहाँ पर दे रखा है कि जिन अभ्यर्थियों की 12वीं कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय में उत्तीर्ण किया हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपनी कक्षा का विवरण दर्ज करते समय वरिष्ठ उपाध्याय विकल्प का ही चयन करें। एक बात ध्यान रखना, अगर आप 12th में हो, 12th में अध्ययनरत हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 12th पास स्टूडेंट ही चाहिए, यहाँ पर अगर आप 12th पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इसमें ध्यान रखना कि आप अप्लाई है वो कर सकते हो, और जब आपको कॉलेज मिल जाए उससे पहले पहले आपका रिजल्ट है वो भी आ जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। साथ में नाम है, माता पिता का नाम है, जन्म दिनांक है, तिथि है, ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, इसमें काफी कुछ क्लियर भी कर रखा है, ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और बाकी तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो फॉर्म का आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें फोटो किस तरीके से आपको अपलोड करनी होगी। फोटो आपकी रंगीन फोटो है वो होनी चाहिए, उसकी जो मतलब कि लेंथ है वो आपकी 100 केबी से अधिक है वो नहीं होनी चाहिए। अंगूठा निशानी आपकी होनी चाहिए जो 100 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जेपीजे फॉर्मेट में आपकी फोटो है वो अपलोड होनी चाहिए। अगर आप तलाकशुदा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो, टाडा शहरिया इत्यादि से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको ध्यान में रखना होगा आपका अंकताली का प्रमाण पत्र है, आरक्षण प्रमाण पत्र है, सब कैटेगरी है, ठीक है, मूल निवास आपका लगेगा, बैंक खाता पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको साथ में रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। उसी के बाद में आपको जो हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टियां करने के पश्चात ही आपको हार्ड कॉपी एवं जो आवश्यक प्रमाण पत्रों को सत्यापित फोटो कॉपी है वो आपको सुरक्षित व संभाल कर आपको रखनी होगी, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। उसी के बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें अभ्यर्थी की आयु को लेकर बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है, जो कि मैंने आपको ऊपर है वो क्लियर कर दिया था। अब इसमें बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस क्या कुछ रहता है, ठीक है, सिलेबस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको 5% सीटों पर राज्यों से बाहर अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश है वो दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ध्यान रखना कि 100 सीटें हैं उसमें 5 सीटें ही आपको मिलेगी, ठीक है, और बाकी सीटें अदर स्टूडेंट्स की रहती है, ये चीजें ध्यान रखना। अब उसके बाद में प्री डीएलएड परीक्षा 2025 संस्कृत में प्रत्येक अध्यापक शिक्षा संस्थान की संस्कृत की जो कुल सीटें हैं वो 75% है वो रहने वाली है, और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा 25% सीटों का 12वीं कक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत में चयन करने का
अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। ये चीजें यहाँ पर क्लियर कर रखी है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो और मैंने अच्छे तरीके से आपको बता भी दिया है। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपका जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और उसी बाद में क्वेश्चन कितने आएंगे? टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं? देखो 50 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे। उसके बाद में 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे किसके? 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं, ठीक है। उसी के बाद में 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे वो लैंग्वेज के रहेंगे, ठीक है। लैंग्वेज आपकी हिंदी भी हो सकती है, उसके बाद में आपकी इंग्लिश भी हो सकती है। इन चीजों को आप सभी छात्रों को ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो आपको क्या रहेगा, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहीं पर आपको इसी स्क्रीन पर आपको क्लियर करूंगा कि अब आपको प्रोसेस है, लिस्ट है, वो कैसे जारी होगी वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम है वो देखने को ही नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका सिंपल प्रोसेस रहता है, जैसे कि आपको